प्रिय छात्रों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग गणित में क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर दिया और आज हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 1.2 से। अगर 1.1 नहीं देखे हैं तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पहले आप प्रश्नावली 1.1 देख लीजिए और उनका लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है प्रश्नावली 1.2 का। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। एक नाम आया है अभाज्य। सब लोग जानते हैं भाज्य और अभाज्य क्या होता है। छोटी क्लासों से ही पढ़ाया जाता है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। लेकिन चलिए आज मैं एक बार आप लोगों को पुनः बता दे रहा हूँ भाज्य और अभाज्य के बारे में। कोई संख्या, कोई भी संख्या अगर दो, ठीक है ना, अगर दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती है, कोई भी संख्या ये दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती है तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी संख्या केवल और केवल दो संख्याओं से ही विभाज्य होती है तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, भाज्य पहले कहा। तो भाज्य में कोई संख्या भाज्य कब होगी, जब वह संख्या दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से अगर विभाज्य होती है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य कहलाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभाज्य के बारे में तो अगर कोई संख्या केवल और केवल दो संख्याओं से ही विभाज्य होती है तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक क्वेश्चंस कॉमन होता है जो कि लगभग हर कंपटीशन एग्जाम्स में आते रहते हैं, छोटे एग्जाम्स में। ये देता है कि संख्या एक भाज्य है, अभाज्य है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, बल्कि एक प्रकृत संख्या है। तो आप क्या कहेंगे कि संख्या जो एक है वो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, वो केवल और केवल एक प्रकृत संख्या है। ऐसा क्यों, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर कोई संख्या केवल एक से, ठीक है ना, और स्वयं से विभाज्य होती है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं भैया, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो संख्या एक है वो एक से तो कटेगा ही कटेगा, एक और एक स्वयं अपना ही हो जा रहा है। और हमने क्या कहा कि केवल और केवल दो संख्याओं से ही विभाज्य होती है तो अभाज्य कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है ना, डॉट। देखिए जो 2 है वो केवल और केवल एक से विभाज्य होगा और 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना, मतलब एक तो एक से ही होगा और एक स्वयं से होगा। इसी प्रकार से 3 एक से होगा और स्वयं से होगा, 5 भी एक से होगा और 5 से होगा, 7 भी एक से होगा, 7 से होगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो संख्या 2 है केवल दो संख्याओं से विभाज्य हो रही है, केवल और केवल दो संख्याओं से विभाज्य हो रही है। 3 भी केवल और केवल दो संख्याओं से विभाज्य हो रही हैं, 5 भी केवल और केवल दो संख्याओं से विभाज्य हो रही है, 7 भी केवल और केवल दो संख्याओं से विभाज्य हो रही हैं। तो यही मैंने कहा ना कि केवल और केवल दो संख्याओं से ही विभाज्य होती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य। तो ये किस संख्या का श्रृंखला होगा, अभाज्य का होगा।
लेकिन अगर कोई संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती है, जैसे मान लेते हैं 4 है, ठीक है ना, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है। अब देखिए 4 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक स्वयं होगा। 6 भी देखिए 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और एक स्वयं से होगा। 8 देखिए 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, स्वयं से होगा। 9 देखिए 1 से होगा, 3 से होगा और स्वयं से होगा। 12 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा। तो यहाँ से ठीक है ना, यहाँ 4 कितनी संख्याओं से विभाज्य हो रही है भैया? 3 संख्याओं से। और 8 कितनी संख्याओं से हो रही है भैया? 8 आपके पास 1 2 3 4, ये 4 संख्याओं से। इसके बाद आपके पास कितना बचता है? सॉरी, ये 8 है, 8 4 संख्याओं से विभाज्य हो रहा है। इसके बाद अगर बारी आती है हमारे पास, मान लेते हैं 6 की, तो 6 जो हमारे पास है वो 1 2 3 4, ये 4 संख्याओं से। तो आपको दिख रहा है कि 4 6 8 12, 4 6 8 9 12, ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप ये कौन सी संख्याओं की एक श्रृंखला होगी? भाज्य संख्याओं की होगी। लेकिन जो संख्या 1 है, जो संख्या 1 है वो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 1 तो केवल एक संख्या से ही कटेगा और उसका नाम है केवल और केवल स्वयं नाम है, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 संख्याओं से कटती तो अभाज्य, और 2 से अधिक से कटता तो अभाज्य। लेकिन ना तो ये भाज्य की श्रेणी में है, ना तो अभाज्य की श्रेणी में है। अगर दूसरे भाषा में कहें, ना तो ये मेल जेंडर है, ना तो ये फीमेल है, बल्कि कौन सा जेंडर है भैया? मैक्सुलिन जेंडर है। तो कहने का ये मतलब मेरे है कि जो संख्या 1 है वो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। तो हम समझते होंगे कि आप भाज्य और अभाज्य भी अब समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस में। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो आप क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन है 140, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालेंगे आप लोग? 140 लिख लीजिए यहीं आप लोग, इसका फैक्टर कर दीजिए। किससे कटेगा? 2 से कटेगा, क्योंकि संख्या के अंत में कितना है? 0। 70 दूनी कितना होता है? 140। 35 दूनी कितना होता है? 70। अब किससे कटेगा? 5 से, क्योंकि संख्या के अंत में कितना है? 5। 5 सत्ते 35, 7 एकन्नम 7, 2 दूनी 4, 5 20 और 20 सत्ते 140। सही है ना। अब यहाँ से क्या होगा? 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आपको ये जितनी भी संख्याएं दिखाई दी गई हैं वो अभाज्य ही होंगी। इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2 to the power 2, 5 to power 1, 7 to power 1। लेकिन किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगाने का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसको ऐसे रहने दीजिएगा। इस प्रकार से हमने 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कर लिया। इसके बाद आता है आपके पास 156 का करना है, तो ऐसे लिख देंगे 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 156 है, आप लोग क्या करेंगे? 156 लिख लेंगे ऐसे। किससे कटेगा? 2 से, क्योंकि संख्या के अंत में कितना है? 6। तो 2 सत्ते 14, 1 चला गया, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 हो गया, 1 चला गया, ठीक है। 2 9 18, एक बार पुनः 2 3 6 और फिर 2 9 18, 9 3 12, 2 1 3, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 त्रिका 9। अब ये 13 कन्नम 13, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको दूसरे भाषा में 2 to the power 2,
टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम समझते हैं कि आप सबका इसी प्रकार से फैक्टर कर ले जाएंगे। चलिए एक आध सवाल और लगा देते हैं। अगला रहा 3825, ठीक है ना। 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो आप लोग क्या करेंगे, चुपचाप 3825 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से, 8 3 8 2 10, 3 13 और 13 5 18, 8 1 कितना हो गया 9, 3 से कट जाएगा 7 है, 3 1 3, 3 दूनी 6, कितना चला गया 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसके बाद 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, ठीक है ना। 5 अट्ठे 40, 5 25, पुनः 5 से काट दीजिए, 5 1 5 और 3 चला गया 17। तो इस प्रकार से 17 करने में कितना हो गया 17 हो गया। अर्थात 3825 का जो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा वो 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 2, 5 टू पावर 2 इंटू 17। और यही सब हमारे क्या होते जाएंगे आंसर। बाकी के कुछ सवाल जो बचते हैं वो आप स्वयं लगाएंगे। समझ में तो आ गया होगा ना। चलिए भाई अब आइए अगला सा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछा है एलसीएम के एचसीएफ के बारे में पूछा है। जब आप लोग का सिलेबस यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं था तब हमारे चैप्टर्स एक हुआ करते थे एलसीएम और एचसीएफ। वहाँ पर हमें बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता था। तो जिस प्रकार से बीजीय व्यंजक का एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे ठीक उसी प्रकार से हम अंगणितीय अंकों का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तम जिसे लसापा कहते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक जिसे शॉर्टकट में हम एचसीएफ मासापा कहते हैं। तो आइए एक बार हम आपको बीजीय व्यंजक की तरफ ले चल करके वहाँ समझाते हैं, फिर आपको मैथमेटिकल में मतलब अंगणित में आते हैं, अर्थमेटिक में, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, समझा देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं लिखा है a टू पावर 3, b टू पावर 2, c टू पावर 5 और एक लिखा है a टू पावर 2, b टू पावर 3, c टू पावर 4 और कह दिया जाए इन दोनों का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एचसीएफ में क्या होता है हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी घात लेते हैं। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए कह दिया जाए तो देखिए a टू पावर 3, a टू पावर 3 2 है, तो छोटी घात कौन है 3 है कि 2 है, 2 है तो a टू पावर 2 होगा। b में b टू पावर 2 है, b टू पावर 3 है तो छोटी कौन है b टू पावर 2 है। c टू पावर 5, c टू पावर 4 में छोटी घात कौन है c टू पावर 4 है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं जब हम दो संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का हम मासापा ज्ञात करते हैं तो हम छोटी घात को लेते हैं। इसके विपरीत जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं का लासापा लेते हैं तो हम क्या लेते हैं बड़ी घातों को लेते हैं। ये बात समझ में आ गया ना। जैसे अगर कह दिया जाए हमें इसी का एलसीएम बताइए कितना होगा, तो बताओ दोनों में बड़ी घात कौन है क्यूब वाला है, इसमें बड़ी घात कौन है b क्यूब है, इसमें बड़ी घात कौन है c टू पावर 5 है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इस प्रकार से आपको कुछ जरूर समझ में आया होगा एलसीएम एचसीएफ के बारे में। अब हम लोग आपको ले चलते हैं आपके प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में क्या कह रहा है कि कह रहा पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये हो गया। और कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए, भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इसका ये मतलब हुआ ना भैया, पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका लेना है गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है ना, ये चीज है। इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और क्या है भैया 91 है। घबराने की कोई बात नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और उसके बाद ठीक है ना, हम क्या करते हैं, छोटी और बड़ी घातों को देखते हैं। तो आइएगा 26 है तो 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड 26 है, यही लिख लेते हैं 26। 13 दूनी 26, 13 करने 13 मतलब 2 × 13 पावर 1 ठीक है ना। इसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 13 सते 91। देखिए 91 है तो 7 13 में 91 और 13 करने में 13, 7 गुणे कितना हो गया 13, 1 घात। इतना समझ में आपको आ गया ना। अब क्या करना, अब 26 और 26 कामा 91 का HCF क्या लेना भैया, HCF। अंधेरा हो गया भाई, लाइट कट गई। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का। ठीक है ना। तो 26 91 का HCF बराबर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का सबसे छोटी घात। तो आइए इस प्रकार से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का सबसे छोटी घात। ध्यान दीजिए 13 दोनों में एक पावर है तो 13 ही होगा इन दोनों का HCF। इसी प्रकार अब तथा 26 कामा 91 का क्या निकालना है भैया, LCM निकालना है। तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का सबसे बड़ी घात। तो आइए, इसके पास 2 नहीं है तो यहाँ पर इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके पास 7 नहीं है, इतना तो लिख सकते हैं और समझाने के लिए बस किए हैं हम। अब आइए, सब में 2 हो गया, सब में 13 हो गया, सब में 7 हो गया। यहाँ 2 द पावर 1 है, यहाँ 2 द पावर 0 है। सबसे बड़ी घात कौन है, 2 द पावर 1 है। तो यहाँ 2 द पावर 1 हो गया। 7 1 है, 1 0 है। सबसे बड़ी घात कौन होगा, 1 वाला होगा। 13 है, 1 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको मिला क्या, 7 13 सते 91।
2 गुणे 91, 2 91 2 और 2 9 18, कितना हो गया 182 हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि इन दोनों का जो एलसीएम निकाला वो कितना आ गया 182 आ गया। थोड़ा भाई नीचे करो, नींद आ रही है क्या तुमको? अच्छा रहने दो। अब क्या होगा अगला कार्य, ध्यान दीजिएगा। ये चीज तो हो गया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम तो हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करता है, इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आइए केस नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर ये चीज इक्वल आ गया तो कह सकते हैं कि ये कथन हमारा क्या है भैया, सत्य है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर दो। अब होगा पहली संख्या हमारे पास कितनी है 26 है, और इसके बाद कौन है 91 है, एचसीएफ कितना मेरा आया है 13 आया है, और ये कितना आया है 182 आया है। अब इसकी गुणा करना है, तो भैया हम गुणा कहाँ से करेंगे, मोबाइल से ही करेंगे। तो अब क्या है कि 26 में अगर हम लोग 91 का गुणा कर दे रहे हैं तो 2366 आ रहा है, 2366, और 13 में अगर हम लोग गुणा कर दे 182 का तब भी 2366 आ रहा है। मतलब LHS इक्वल RHS, देन आई कैन से डैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना। तो एक बार मैं पुनः इस चीज़ को समराइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, और आने की संभावना भी है, ठीक है ना, 2-3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ भी सकते हैं, और बहुत ही इजीली क्वेश्चंस है। हम लोग पिछली मतलब छोटी कक्षाओं में ये सब हमारे लोग बहुत पहले पढ़े हैं। आप क्या करिए, उन संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड करने पर ये चीज़ दोनों में नहीं था तो हमने छोटी बड़ी घात किया। छोटी बड़ी घात तभी कंपेयरिंग कर सकते हैं जब दोनों में वह चीज़ उपस्थित हो। 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 की कमी खल रही है। 1 का गुणा करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 का मतलब 2 द पावर 0 मैंने कर दिया। यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। 7 नहीं है, 7 टू पावर 0 कर दिया। इसमें भी 3 संख्या, इसमें भी 3 संख्या, वही संख्या ऊपर वही संख्या नीचे। पहले 2 आया है तो 1 0 कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो सबसे ठीक है ना, जब एलसीएम लेंगे तो बड़ी घात, और जब हम लोग एचसीएफ लेते हैं तो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल की सबसे छोटी घात लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 13 ही क्यों लिए हैं। इसको अगर हम इसके रूप में लिखना चाहें तो बताओ 2 द पावर 1 और 2 द पावर 0 में कौन छोटा है, 2 द पावर 0। चलो लिख दिया। 7 टू पावर 1, 7 टू पावर 0 ये भी लिख दिया। 13 तो ये है, इसका मान कितना होगा 1 तो होगा, और 13 में 1 का गुना करेंगे तो 13 तो ही होगा भैया। तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली लिख दिए हैं 13। इसके बाद एलसीएम भी निकाल लिया। अब हमें उत्तर की जांच भी करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। मैंने उस चीज़ को भी लिखा, और एट लास्ट वी गेट, ठीक है ना, 2366 बराबर 2366, दैट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, देन आई कैन से डैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, नाउ प्रूफ। ठीक है ना, सत्य हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए कोई बात नहीं है, अभी निकल जाएगा इस चीज़ को। अब हम ज़्यादा लेखनी नहीं लिखेंगे भैया, अब आप लोग इसी के तरीके से लेखनी लिखेंगे। और सुनिए, गणित में लेखनी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ही अच्छा आप लिख पाइए लिखिए, सुंदर सुंदर लिखिए, और ऐसे आप वाक्य लिखिए जिससे एग्जामिनर आपके वाक्य को देख करके एकदम प्रफुल्लित हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और कितना आपके पास है 92। 510 और 92 का हमें करना है, 510 और 92। तो आइए कर लेते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए
एक काम करते हैं, यहीं बगल में 510 को बुला लेते हैं। आ चुका है, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा इसके पास, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 5 10, 2 12, 2 1 3, 3 से एक संख्या कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 अट्ठे 24, ठीक है ना, 3 पचे 15। अब 5 से काटिए, 5 छकन्ने 5, 3 5 सत्ते 35, 17 एकन्ने 17। तो इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा 2 3 5, सभी एक एक बार हैं, एक एक घात लगा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं आप। 92 पहले आप 2 से शुरू करेंगे काटने के लिए, 2 चौके 8, और इसके बाद में 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 एकन्ने 23, और इस प्रकार से 2 2 बार आया तो 2 द पावर 2 कर दे रहे इसी वक्त, और 23 आया है। अब आइए एक चीज़ इसी वक्त हम कर लेते हैं, हमने ये कहा छोटी बड़ी घात देखना है, तो यहाँ 3 नहीं आया है तो यहाँ हम 1 से गुणा कर सकते, 3 टू पावर 0, 5 नहीं आया, 5 टू पावर 0, और 7 टू पावर 0 कर दिया। यहाँ पर क्या नहीं आया, 23 नहीं आया, 23 टू पावर 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब लोग अब हो गए। अब तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो गया। अब आइए, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। अब 510 92 का क्या निकालना भैया, हमें एलसीएम बराबर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। आइए बताइए, 2 द पावर 1 2 द पावर 2 में बड़ा कौन है, 2 द पावर 2 बड़ा है। 3 टू पावर 1 में 3 टू पावर 0 में कौन बड़ा, 3 टू पावर 1 बड़ा है। 5 टू पावर 1 5 टू पावर 0 में कौन बड़ा, 5 टू पावर 1 बड़ा है। 5 अब 7 टू पावर 1 में 7 टू पावर 0 में कौन बड़ा, 7 टू पावर 1 बड़ा है। 23 यहाँ है और 23 यहाँ भी पावर 1 पावर 0, पावर कौन बड़ा है, 23 बड़ा है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 7 छक 42, 420 गुणे 23। एक बार पुनः कैलकुलेशन गलती ना होने पाए, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंचे 60 और 7 छक 42, 420। अब इसका कर ले रहे हैं, 23 दूना 46, 46 के 6 हासिल 4, 23 दूना 46 और 23 चौका 92, 92 और 4 कितना होता भैया, 96, 9660। एक बार हम इसका गुना भी कर लेते हैं, 420 गुणे 23, 9660 सही है। अब इसके बाद अगला कार्य हमारा होगा, हमारा ऑपरेटर भाई सो गया है। 510,92 का एचसीएफ बराबर क्या करते हैं, अभाज्य लिख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो बताइए 2 सबसे छोटी घात क्या है, 2 द पावर 1, 3 टू पावर 0, इसके बाद 5 टू पावर 0, इसके बाद 7 टू पावर 0, इसके बाद 23 टू पावर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। 1 2 3 4 सबका मान 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एचसीएफ कितना भैया आ गया हमारे पास, इसका एचसीएफ जो आया है वो आया है केवल और केवल 2, ठीक है ना, इतना हो गया। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। अब उत्तर की जांच का मतलब केस नंबर सेकंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, डायरेक्टली कर रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जांच पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या 510, दूसरी संख्या कितनी है 92,
HCF गुणे LCM, HCF कितना आया है 2, LCM कितना आपके पास आया भैया, LCM आपके पास आया 9660। इसका गुणा कर लेते हैं, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 2 18 1 19, ये हो गया। और अब हम लोग क्या करते हैं, 510 में 92 का गुणा कर लेते हैं, 510 गुना 92। आपके पास आ गया, कहीं गलती कर रहे हैं भैया, 510 और 92, 46,920 आ रहा है। और इसके पास कहाँ गलती हो रहा है, 2 दूना 4 3 12 5 60, 60 60 60 गुणे 7, कहीं गलती तो हो रहा है। मासापा गलती, चलिए एक एक करके देख लेते हैं यार, इसी में कहीं गलती हुआ होगा। 510 92, चलिए एक बार पुनः हम 510 का भाज्य गुणनखंड यहीं कर लेते हैं। 510 हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 1 5, फिर 5 से करते हैं, 5 25, 5 1 5, 5 1 6, 3 से भी कर लेते हैं, 3 13 7 और यहाँ से हो जाएगा 3 1 3 2 91 17। अच्छा हाँ, यहाँ 17 रहेगा भाई, देखिए 2 3 5 यहाँ 17 रहेगा, कितना रहेगा 17। और जब 17 रहेगा, गलती मिल चुकी है, 17 यहाँ रहना चाहिए, यहाँ भी कितना रहेगा 17 ही रहेगा, ठीक है ना भाई, गलतियाँ हो सकती हैं। HCF तो सही जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 गुणे 17, 60 गुणे 17 और गुणे 23, 2 दूना 4 3 12 5 60, 60 गुणे 17 और गुणे 23, 460, 460 और अगर 2 का गुणा कर दें तो 46,920। अब सही है, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, 23,460 रहेगा, ठीक है ना। और जब 23,460 रहेगा तो 2 छक 12 और 2 चौके 8 1 9, 2 छक 12 और 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4 और 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। भाई कैलकुलेशन से दिमाग खराब हो जाता है, हो सकती है गलतियाँ। चलिए अब समझ में तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के क्वेश्चंस आप लोग स्वयं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके पास बुक नहीं होगा भैया, वो जा करके अपने, ठीक है ना, प्ले स्टोर में NCERT बुक डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस बाकी है, 336 और 54, इसको आप लोग स्वयं लगा लीजिएगा। 336 और 54 क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप लोग स्वयं लगाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए कैलकुलेशन, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें से आपके पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। एक है 12,
15 और क्या आपके पास 21। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड आपके पास है 17, 23 और 29। थर्ड है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। यहाँ से हम लोग क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए कोई चिंता की बात नहीं है। पहले नंबर 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये सब तो आप लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम निकालेंगे। देखिए 12 को 2 दूनी 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 तियाँ 12, इसको 2 टू द पावर 2 और 3 टू पावर 1 लिख सकते हैं। 15 3 गुणे 5 और इसके बाद 21, 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब आइए, इसमें 2 नहीं है, चलो इसको 2 दे देते हैं। इसमें भी 2 नहीं है, 2 दे देते हैं। पावर लेकिन 0 लगाना पड़ेगा, बस केवल हौसला दिखाना। जो चंदा मामा होते हैं ना, क्या करते हैं, बच्चा जब चंदा मामा जिद करता है तो बाल्टी में दिखा देते, बेटा देखो चंदा मामा आ गए हैं। तो वही हम भी काम कर रहे हैं। इसके बाद 3 जिसमें नहीं है, 3 सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नहीं है, यहाँ भी कर दे रहे हैं, यहाँ भी कर दे रहे हैं। 7 सब में नहीं है, यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लगभग सभी संख्याएं सभी मौजूद हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, 12, 15, 21 का एचसीएफ क्या करते हैं, छोटी घात लेते हैं। बताओ यहाँ पर पावर 1 1 1, ठीक है ना। 2 द पावर 2 सबसे छोटी घात क्या है, 2 द पावर 0 है, सब में 2 द पावर 0 सबसे छोटी घात। और अब 3 की बात अगर करें तो सबसे छोटी घात 3 टू पावर 1। अब अगर बात करें तो 5 टू पावर 0 और 7 टू पावर 0। इस प्रकार से इसका जो लासा ने मासा एचसीएफ जो निकला है वो कितना आएगा भैया, 3 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम लासा के बारे में बात करें 12, 15 और 21 का, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी घात को लेते हैं। तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। और 3 की बात करें तो 3 टू पावर 1 हो जाएगा, 5 टू पावर 1 हो जाएगा और 7 टू पावर कितना हो जाएगा, 1। 2 दूनी 4 तियाँ 12, 5 60, 400 कितना हो जाएगा, 20। तो इस प्रकार से भैया आप लोग बाकी के सवालों को लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ सवाल आप लोग भी लगाइए, ना लगा पाइए तब हमसे आप लोग संपर्क करिए, फिर हम आपको उसका समस्या का निदान तुरंत हम कर देंगे। चाहे व्हाट्सएप से करवाइए, चाहे कॉल करके पूछिए हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है 2 संख्या का एचसीएफ दे दिया गया है, एचसीएफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर भैया 4 है। कह रहा एचसीएफ जो दे दिया गया है 306, ठीक है ना। एचसीएफ 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है 306, 657। इन दोनों का एचसीएफ दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 9। ये चीज दिया है। और इसके बाद क्या है, कह रहा है कि हमें एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। 306 और 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। चलिए सवाल इसका देख लीजिए। सूत्र हम लोगों को पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा और गुणे लासापा, ये होता है। अब डॉक्टर की लिखावट हमने लिख दिया। पहली संख्या कितना हमारे पास है, 306 और दूसरी संख्या कितनी है, 657 है।
मासा हमको दे दिया गया है 9 और लासापा हमें क्या करना है भैया, ज्ञात करना है। तो 4 राशियां थे, 3 राशियां पता है, चौथी अपने आप मुझे पता हो जाएगा। तो यहाँ से लासापा बराबर हो जाएगा कि आपके पास 306 और 657 और 9 में कर देंगे भाग, और इसी चीज़ का हमें क्या करना, कैलकुलेशन भैया कर लेना है। तो आइए 306 और 657 मिला मुझे, ठीक है ना, 201042। ये मत कहिए सर जी मोबाइल से यूज कर रहे हैं, नहीं भाई, कहाँ जाएंगे हम इतना लंबा कैलकुलेशन करने। भागे 9 आपको मिलेगा इसका एलसीएम 22,338। उत्तर की जांच आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि, इस सवाल में लेखनी ही हमको बताएंगे। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए आइए 6 टू पावर n, देखिए कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त तब होगी जब उसमें 5 भी होगा, तब है, क्योंकि 5 होगा तब 0 पर क्या होगा भैया, समाप्त होगा। तो 6 टू पावर n के अभाज्य गुणनखंड अगर आप लोग कर दीजिए, 6 टू पावर n को लिख सकते हैं 2 × 3 होल टू पावर n, और इसे 2 द पावर n 3 टू पावर n, चूँकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 6 टू पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, कोई तीसरी संख्या नहीं है। अगर 5 होता तो कह सकते थे हाँ, लेकिन 5 नहीं है, इसके फलस्वरूप आप कह सकते हैं नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 टू पावर n 0 पर समाप्त होगी। अगला क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13, ठीक है ना, कह रहा 7 × 11 × 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, ये 6 है। 7 × 11 × 13 और धन 13, और 7 × 6 × 7 × 6 × 5 × 4, ठीक है ना, × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कह रहा है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए इस चीज़ का भी हम वर्णन कर दे रहे हैं। देखिए भाज्य में क्या होता है कि केवल और केवल 2 संख्याओं, जब कोई संख्या 2 संख्याओं से भी संख्याओं से विभाज्य होती है तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिएगा इनका अगर आप गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ निरहु गिरहु मिली है कि नहीं मिली है, बिल्कुल मिली है। जैसे यथों में 13 कामन है तो 13 कामन ले लो तो क्या बची 7 × 11 और धन कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से क्या कामन ले सकते हैं, यहाँ से आप 5 कामन ले लीजिए तो क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3, थोड़ा सा घुमा दो, चलो ठीक है, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और 1 का कोई मतलब नहीं है, 5 कामन हुआ तो इतना बचा। ये बात समझ में आपको आ गई। अच्छा ये बताओ यहाँ से 11 सतह कितना होता, 77 और 1 कितना होता 78, 78 × 13, बताओ इसको हल करने पर 78 × 13, इसको हल करने पर हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ना। तो एक पहली बात तो ये संख्या हमारा 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, ठीक है ना, 1 से भी कटेगा और गुणा करने पर कुछ ना कुछ आएगा तो उससे भी कटेगा। तो ये संख्याएं 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये संख्याएं 3 संख्याओं से अधिक संख्याओं से कट जा रही है, 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से कट रही, जिसके फलस्वरूप ये जो संख्या होगी भाज्य होगी। इसमें भी ये संख्या 5 से कट जा रही है, 1 से कटेगी ही कटेगी, और जो गुणा करने पर आएगा उससे भी कटेगी, तो जिसके फलस्वरूप ये क्या होगा भैया, भाज्य होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए भैया, इतना लंबा चौड़ा हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पाथ है, मतलब पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है और चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट खर्च होते हैं।
जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आप लोग 18 और 12 का लासा निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा भैया, समय हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज प्रश्नावली 2.2 को इंड कर दिया भैया। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।